चलिए अब सिलसिलेवार हम खबरों की शुरुआत करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी इन दिनों 3 दिवसीय अपने श्रीलंका के दौरे पर हैं। सबसे पहले ये खबर जान लीजिए क्योंकि इसमें हम आपको पूरी अपडेट उनके इस दौरे से संबंधित देने जा रहे हैं। देखिए, कोलंबो में प्रधानमंत्री मोदी को इंडिपेंडेंस गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया जब वो पहुंचे। इस दौरान उन्हें तोपों की सलामी भी दी गई। इंडिपेंडेंस स्क्वायर श्रीलंका के ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता हासिल करने की स्मृति में बनाया गया है। पीएम मोदी का ये चौथा श्रीलंका दौरा है। इससे पहले वे 2015, 2017 और 2019 में श्रीलंका के दौरे पर जा चुके। 3 तस्वीरें हम आज की आपको दिखा रहे हैं, क्या क्या कार्यक्रम आज रहे। खैर, आज दौरे के पहले दिन कोलंबो में प्रधानमंत्री मोदी और श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुराग कुमार दिसानायके के बीच में ये बायलैटरल बैठक हुई, द्विपक्षीय बैठक जिसे कहते हैं। बैठक में भारतीय मछुआरों की गिरफ्तारी का मुद्दा प्रमुखता से उठा। प्रधानमंत्री मोदी ने इसे मछुआरों की आजीविका से जुड़ा मानवीय मामला बताते हुए कहा, हमने श्रीलंकाई नेतृत्व में मछुआरों को तुरंत रिहा करने और उनके नाव लौटाने की अपील भी की है। इस विषय पर इंसानियत के साथ में आगे बढ़ने की आवश्यकता है। भारत श्रीलंका के बीच मछुआरों से जुड़ा मुद्दा एक संवेदनशील और लंबे समय से चला आ रहा विवाद है। यह विवाद पारंपरिक मछली पालन अधिकारों और समुद्री सीमा उल्लंघन से जुड़ा है। तमिलनाडु और श्रीलंका के मछुआरे पाक स्टेट और मन्नार के खाड़ी में मछली पकड़ने जाते हैं, लेकिन भारत और श्रीलंका की समुद्री सीमाएं निर्धारित हैं और इन सीमाओं का उल्लंघन अंतर्राष्ट्रीय अपराध माना जाता है। लेकिन कई बार तमिल मछुआरे मछली पकड़ने के लिए श्रीलंकाई जल क्षेत्र में घुस जाते हैं। विवाद की क्या 4 बड़ी वजह है वो हम आपको ग्राफिक्स के माध्यम से अब बताएंगे ताकि आप समझ पाएं कि आखिर मछुआरों को विवाद की मुख्य वजह 4 क्या है। पारंपरिक जल क्षेत्रों में मछली पकड़ने का दावा। देखिए, भारत के मछुआरे कहते हैं कि वे सदियों से इन जल क्षेत्रों में मछली पकड़ते आ रहे हैं और उनका पारंपरिक अधिकार है। कच्चा द्वीप भारत और श्रीलंका के बीच में 1974 में एक समझौता हुआ था जिसमें कच्चा थीवू द्वीप श्रीलंका को दिया गया और दोनों देशों की समुद्री सीमाएं तय की गई। हालांकि मछुआरे आज भी उस पर सवाल उठाते हैं। ट्रोलिंग तकनीक बना संघर्ष का कारण, ये तीसरा बेहद महत्वपूर्ण पहलू है। भारतीय मछुआरे मोटर से चलने वाले ट्रोलों का इस्तेमाल करते हैं। श्रीलंका के मछुआरे इसका विरोध करते हैं क्योंकि इससे उनकी आजीविका पर असर पड़ता है। श्रीलंकाई नौसेना की सख्त कार्रवाई, ये भी बेहद महत्वपूर्ण पहलू है, ये भी जान लीजिए। जब भारतीय मछुआरे श्रीलंकाई जल सीमा से प्रवेश करते हैं तो उन्हें श्रीलंकाई नौसेना गिरफ्तार कर लेती है। उनकी नावें जब्त हो जाती हैं और कई बार हिंसा की घटनाएं भी सामने आती हैं। लेकिन तमिल समुदाय के मुद्दे पर प्रधानमंत्री मोदी ने बात की। उन्होंने भरोसा जताया है कि श्रीलंका सरकार जो है वो तमिलों की उम्मीदों को पूरा करेगी और उन्हें श्रीलंकाई संविधान के तहत मिले सभी अधिकार लागू करेगी। दौरे के दौरान सांस्कृतिक, आर्थिक, रणनीतिक साझेदारी की और इसको गहरा करने पर भी चर्चा हुई। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी को श्रीलंका के सर्वोच्च नागरिक सम्मान मित्र विभूषण से सम्मानित भी किया गया। ये सम्मान गैर श्रीलंकाई नागरिकों को दिया जाने वाला सबसे बड़ा राष्ट्रीय पुरस्कार है। सम्मान समारोह में श्रीलंका के राष्ट्रपति दिसानायके ने खुद प्रधानमंत्री मोदी को यह सम्मान दिया। सम्मान स्वीकार करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि यह सम्मान केवल मेरा नहीं है, ये 140 करोड़ भारतीयों का सम्मान है। ये भारत और श्रीलंका के बीच में ऐतिहासिक संबंधों और गहरी मित्रता का प्रतीक है। श्रीलंका के राष्ट्रपति दिसानायके ने अपनी पहली विदेश यात्रा के लिए भारत को चुना था और अब मुझे उनका पहला विदेशी मेहमान बनने का भी सौभाग्य मिला है। ये हमारे दोनों देशों के बीच में गहरे और भरोसेमंद रिश्तों का प्रतीक है। मोदी मित्र विभूषण सम्मान पाने वाले चौथे व्यक्ति हैं, ये भी हम आपको ग्राफिक्स के माध्यम से बताएंगे ताकि आप समझ पाएं। देखिए, नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री 5 अप्रैल 2025 को जब उनको अवार्ड मिला। इससे पहले महमूद अब्बास फिलिस्तीन के वर्तमान राष्ट्रपति 2 जनवरी 2014 को इनको मिला। यासिर अराफात फिलिस्तीन के पूर्व राष्ट्रपति 2 जनवरी 2014 को। मरणोपरांत मौमून अब्दुल गयूम मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति 13 फरवरी 2008। तो ये हम वो नाम आपको बता रहे हैं जिनको इस सर्वोच्च सम्मान श्रीलंका का जो प्राप्त हो चुका है। आज यानी 5 अप्रैल 2025 है आज, और आज प्रधानमंत्री मोदी को भी मित्र विभूषण का ये सम्मान वहां के राष्ट्रपति दिसानायके ने खुद दिया और इसकी चर्चा हर तरफ हो रही है। ट्रंप के करेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन के 34% टैरिफ लगाने के फैसले को घबराहट भरा बताया है। ट्रंप पोस्ट करते हुए लिखते हैं कि चीन ने गलत कदम उठाया है, वो घबरा गए हैं, यह एक ऐसी चीज है जिसे वे बर्दाश्त नहीं कर सकते।
चीन का जवाबी टैरिफ उन्हें बहुत भारी पड़ेगा, कुछ इस अंदाज में बोलते हुए दिखाई दिए। बता दें कि अमेरिका ने दुनिया के 60 देशों पर टैरिफ लगाने की घोषणा की। इसमें चीन पर 34% का भारी भरकम टैरिफ लगाया गया। इससे पहले ट्रंप चीन पर एक महीने में 2 बार 10 से 10% के टैरिफ लगा चुके हैं, जिससे कुल टैरिफ बढ़कर 54% तक पहुंच चुका है इस 20% के साथ। इसके जवाब में चीन ने बीते शुक्रवार को अमेरिका पर 34% एक साथ टैरिफ लगाने की घोषणा कर दी। नया टैरिफ चाइना में 10 अप्रैल से लागू हो जाएगा। चीन सरकार ने एक बयान जारी किया, कहा कि अमेरिका का यह कदम अंतर्राष्ट्रीय ट्रेड नियमों का उल्लंघन है। इससे चीन के कानूनी अधिकार और हितों को नुकसान हो रहा है। ये साफ तौर पर एक तरफा दबाव डालने की कोशिश है। अब ग्राफिक्स के माध्यम से हम आपको तमाम और आंकड़े दिखाएंगे। अमेरिका को चीन से 24 लाख करोड़ का व्यापार घाटा होगा। 2024 के आंकड़े के हिसाब से जो हुआ है वो हम आपको बता रहे हैं। अमेरिका चीन ट्रेड यानी 49.4 लाख करोड़ यानी 49.4 लाख करोड़ रुपए। अमेरिका से चीन को निर्यात जो है वो 12.7 लाख करोड़ है, जो अमेरिका चीन से निर्यात करता है। अब चीन से अमेरिका में जो आयात है वो है 36.7 लाख करोड़ रुपए, यानी अच्छी खासी रकम यहां पर होती है। अमेरिका को व्यापार घाटा इससे 24 लाख करोड़ रुपए का होता दिखाई दे रहा है। देखिए, अमेरिका और चीन के बीच में ट्रेड वॉर एक बार फिर से तेज होता यहां से दिखने लगा है। जनवरी में सत्ता में लौटने के बाद ट्रंप ने अब तक 2 बार चीन से आने वाला जो सामान है उस पर 10% का अतिरिक्त आयात शुल्क लगाया था। इसके बाद अब कुल मिलाकर अमेरिका में चीनी वस्तुओं पर प्रभावी रूप से 54% का टैरिफ यानी टैक्स लगेगा। अमेरिका का आरोप है कि चीन से फेंटेनाइल अवैध तरीके से अमेरिका में आ रहा है, जिससे लाखों लोगों की जान भी जा रही है। जवाबी कार्रवाई में चीन ने बीते शुक्रवार को 11 अमेरिकी कंपनियों को अपनी अविश्वसनीय कंपनियों के लिस्ट में डाल दिया, जिस पर अब कारोबारी भी प्रतिबंध लगाए जाएंगे। इनमें ड्रोन निर्माण से जुड़ी कंपनियां भी शामिल हैं। इसके अलावा 16 अमेरिकी कंपनियों पर नए एक्सपोर्ट नियंत्रण नियम भी लागू किए गए हैं। इसके तहत वे चीन को ऐसा कोई भी सामान निर्यात नहीं कर सकेंगे जिसका दोहरा उपयोग यानी सैन्य और नागरिक दोनों क्षेत्रों में हो सके। अर्थशास्त्रियों का कहना है कि अमेरिका और चीन के बीच में यह बढ़ता व्यापारिक तनाव पूरी दुनिया को आर्थिक मंदी की ओर धकेल सकता है। भले ही ट्रंप की नीति चीन पर दबाव बनाने की हो, लेकिन चीन का पलड़ा भारी रहने की संभावना है, क्योंकि कई देश अब अमेरिका की जगह चीन से व्यापार करना पसंद कर रहे हैं। देखिए, ट्रंप टैरिफ पर दुनिया के देशों की क्या प्रतिक्रियाएं हैं वो भी हम आपको दिखाएंगे और बताएंगे। देखिए, चीन वाणिज्यिक मंत्रालय ने कहा है कि अमेरिका का यह एक तरफा और धमकाने वाला कदम है। तुरंत एक तरफा टैरिफ रद्द कर दीजिए, नहीं तो चीन भी जवाबी कदम कुछ इस प्रकार से उठाता रहेगा। यूरोपीय संघ यानी EU ने क्या कहा है वो समझिए। EU की अध्यक्ष हैं उर्सुला वॉन डेर लेन। उन्होंने कहा है कि ट्रंप का कदम वर्ल्ड इकोनॉमी के लिए एक बड़ा झटका है। अनिश्चितता बढ़ेगी, ग्लोबलाइजेशन का मकसद जो है वो कमजोर होगा। कनाडा के पीएम कार्नी ने क्या कहा वो भी हम आपको बता देते हैं। कनाडा के पीएम कार्नी ने कहा है कि हम अपने मजदूरों की रक्षा करेंगे और ट्रंप प्रशासन को टैरिफ का जवाब देंगे। ब्राजील की अगर हम बात करें तो संसद ने सर्वसम्मति से विधेयक पारित कर दिया है, जिसमें सरकार को जवाबी टैरिफ लगाने का अधिकार मिला है। ब्राजील सरकार टैरिफ के मुद्दे पर WTO में इसको लेकर जाएगी कि आखिर इतना ज़्यादा टैरिफ क्यों लगाया जा रहा है। तो क्या ब्राज़ील में हुआ वो हमने आपको बताया, लेकिन अब हम ऑस्ट्रेलिया की तरफ चलेंगे। ऑस्ट्रेलिया की क्या प्रतिक्रिया है वो समझिए। ऑस्ट्रेलिया की पीएम एंथनी अल्बनीज ने टैरिफ को तर्कहीन बताया, लेकिन तत्काल जवाबी टैरिफ से उन्होंने इनकार किया और कहा है कि 10% का टैरिफ का कोई मतलब नहीं है, ये दोस्त का सही कदम नहीं है। अब बात करेंगे रूस यूक्रेन युद्ध की। देखिए, यूक्रेन के मध्य में क्रीवी रीह शहर में बीते शुक्रवार को रूसी मिसाइल हमले हुए और कम से कम 16 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में 6 बच्चे शामिल हैं और उसमें किस प्रकार से लोग घायल हुए वो भी हम आपको बता रहे हैं। देखिए, प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार मिसाइलों ने रिहायशी इमारतों को इस दौरान निशाना बनाया। बचाव कार्य लगातार जारी रहा। मलबे में दबे लोगों को एक एक करके निकाला जा रहा है। इसके साथ ही पूर्वी यूक्रेन के खार्किव शहर में ड्रोन हमलों ने तबाही मचाई। इन हमलों में 5 लोगों की मौत हो गई। इन हमलों के बाद में यूक्रेनी प्रशासन ने रूस पर नागरिक इलाकों को जानबूझकर निशाना बनाने का आरोप लगाया।
हमले के बाद पूरे इलाके में मातम और भय का माहौल है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने सोशल मीडिया पर लिखा, रूसी मिसाइल हमले के बाद क्रीवी रीह में बचाव अभियान चल रहा है। अब तक 16 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। खार्किव में लक्षित रूसी ड्रोन हमले के बाद में पूरे दिन बचाव प्रयास जारी रहे। 6 शाहेद ड्रोन से जानबूझकर हमला किया गया। दुख की बात है कि 5 लोग मारे गए, 34 लोग घायल हुए। सभी परिवार और प्रियजनों को मेरी संवेदनाएं हैं। चलते हैं गोरखपुर, जहां पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संबोधित कर रहे हैं। देखिए क्या करें। और इसीलिए पैड़लेगंज से मोहद्दीपुर के आरके बीके तक एक अतिरिक्त मार्ग देने के साथ साथ फुटपाथ दे करके वहां पर लोगों की व्यवस्था, वहां मोहद्दीपुर वासियों के लिए भी, और यातायात की समस्या का समाधान महानगर वासियों को, गोरखपुर आने वाले किसी भी नागरिक को न करना पड़े, आज ये विकल्प दे करके एक बेहतरीन व्यवस्था के साथ मोहद्दीपुर वासियों के जीवन को सहज और सुगम बनाना, गोरखपुर आने वाले नागरिकों की भी ट्रैफिक की समस्या के समाधान करने के लिए आज इस मार्ग का लोकार्पण का कार्यक्रम संपन्न हुआ है। मैं मोहद्दीपुर के साथ साथ पूरे महानगर और गोरखपुर आने वाले सभी नागरिकों का हृदय से इस अवसर पर उन्हें बधाई देता हूं। इसके साथ ही रामगढ़ ताल के चारों ओर एक रिंग रोड बनना है, क्योंकि लोग अब मॉर्निंग वॉक पर भी विश्वास करने लग गए हैं। और जब से रवि किशन ने अपना शीश महल बनाया है रामगढ़ ताल के किनारे, तब से तो लोग और तेजी के साथ रामगढ़ ताल के किनारे अब घूमने के लिए निकल रहे हैं, बहुत उसके साथ में। लेकिन आपकी सुविधा के लिए सरकार ने व्यवस्था की है, व्यवस्था दे रहे हैं, और अब व्यवस्था ये दी जा रही है कि अगर कोई बहुत ज्यादा घूमने वाला है तो रामगढ़ ताल में सर्किट हाउस से निकल करके पैड़लेगंज होते हुए मोहद्दीपुर, और फिर मोहद्दीपुर से घूम करके वापस आप लोग जाकर के पूरे रिंग रोड का सहारा लेकर के सहारा शहर के बगल से होते हुए फिर वापस रामगढ़ ताल तक सर्किट हाउस तक आ सकेंगे। और इसमें आपको कम से कम 1 घंटे से अधिक समय लग जाएगा मॉर्निंग वॉक के लिए। अगर आप निकलेंगे तो शारीरिक रूप से भी स्वस्थ रहेंगे, रामगढ़ ताल की सुंदर आबो हवा में आपको घूमने का अवसर भी प्राप्त होगा। हां, जो आपकी एक इच्छा होगी कि रवि किशन चाय पिलाएंगे, तो रवि किशन उस समय आपको उपलब्ध नहीं होंगे चाय पिलाने के लिए। तो एक ये सुविधा आज आपको दी जा रही है, और आप सभी लोग जो यहां पर दूसरी सौगात मिली है, यहां पे गोरक्स एनक्लेव का अभी हमने देखा है, यहां पे उसमें 3 बेडरूम के साथ में फ्लैट, 2 बेडरूम के साथ में भी फ्लैट की सुविधा प्राप्त हो रही है। बहुत अच्छी सुविधा प्राप्त हुई है। ये सुविधा यहां पर आज आपको प्राप्त हो रही है, और इसको भी आज हमने लोकार्पित किया है। यानी वासंतीय नवरात्रि के अवसर पर इतने नए परिवार यहां बसेंगे और इस सुंदरता का लाभ लेकर के इस स्थल पर एकदम नजदीक बना है। यहां पे एक और एक चंपा देवी पार्क सार्वजनिक कार्यक्रमों के लिए, कथा के लिए उपलब्ध होगा, और दूसरी तरफ कन्वेंशन सेंटर होगा, मॉल होगा, होटल होगा, और उसी के बगल में गोरक्स एनक्लेव में रहने वाले लोगों के लिए बेहतरीन सुविधा। यानी गोरखपुर अब वह सिटी नहीं है जो कभी अपराध के गढ़ के रूप में जाना जाता था, माफियागिरी के लिए जाना जाता था। आज वो गोरखपुर नहीं जिस गोरखपुर की गिनती मच्छर और माफिया से होती थी। आज ये गोरखपुर
महायोगी भगवान गोरक्षनाथ की पावन साधना स्थली के रूप में, गीता प्रेस के बेहतरीन साहित्यिक सनातन धर्म के साहित्य केंद्र के रूप में और विरासत और विकास के एक अद्भुत समागम को आगे बढ़ाने वाले, विकास की बेहतरीन सोच के साथ शिक्षा और स्वास्थ्य के भी एक प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित हो रहे गोरखपुर के रूप में आज हमारा शहर अपनी पहचान बना रहा है। और इस पहचान के साथ आपको जोड़ने के लिए हम लोग आए हैं। ये कार्यक्रम जहां पर हमारा हो रहा है उसी के रोड के उस पार कन्वेंशन सेंटर बनने जा रहा है। 5000 लोगों की व्यवस्था एक साथ, यानी अगर कन्वेंशन सेंटर बन जाएगा तो फिर हम लोगों को इस प्रकार के जर्मन हैंगर लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। 5000 लोग एक ही जगह पे बैठ करके एक ही पंडाल में पहले से बना होगा, उसी में। इसी के साथ इस कार्यक्रम में इतना ही। मुझे आज्ञा दीजिए। जय हिंद।